सम्मानीय डॉक्टर अंजू, डॉक्टर ज्योत्सना, डॉक्टर मिसेस भदौरिया, सभी सम्मानीय टीचर्स और अति सम्मानीय बच्चे जो आज इस पॉपुलेशन डे पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सबको डॉक्टर को अगर कुछ शेयर करना है तो लड़कियाँ तो फिर भी मेरे पास आती हैं, पर लड़कों से तो कभी बात नहीं हो पाती है, क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ जैसा मैडम ने बताया, और आईएमए के मंच से भी हम लोग जब बात करते हैं तो वो ज़्यादातर डॉक्टर्स को ही संदेश देते रहते हैं। पर टीचर के माध्यम से और अगर बच्चों के माध्यम से हम आपके मन में कुछ भी आज कुछ अच्छी शिक्षा दे पाएंगे तो वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं शुरू में कुछ चीज़ें ऐसे बताना चाहूँगी कि हम लोग बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। जब भी कभी हम कोई भी फंक्शन की बात करें, जैसे आज मैडम ने इतनी सारी चीज़ें प्लान करी हैं, तो मेरे को ये लगता है कि जैसे हम शादी प्लान करते हैं तो वेन्यू प्लान करते हैं, अपना बजट प्लान करते हैं, ऐसे क्या हम कभी फैमिली भी प्लान करते हैं क्या? मतलब ये जो मैं भी आज जो समझाऊंगी वो इसी चीज़ पर आधारित है कि हम अपनी प्लानिंग में कब किस एज पर हमको शादी करनी है, हमारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कब हो रहा है। हम जब जॉब करने लगते हैं तब हम सोचते हैं कि हम किसी और को भी अपनी इनकम के ज़रिए परिवार बढ़ा सकते हैं। उनको बच्चा कब आना चाहिए, किस एज में आना चाहिए, ये लड़का और लड़की दोनों को, पति और पत्नी दोनों को ही समान रूप से खुद ही मतलब सोचकर निर्धारित करना चाहिए। मैं भी पीपीटी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, अभी हम बस ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर हमने प्लान किया कि हमारी शादी के 2 साल बाद बच्चा आना चाहिए, जब तक हम एक दूसरे को जान लें। क्योंकि मेरे पास कपल्स बहुत आते हैं जिनमें उनका ये कहना होता है कि अभी तो हम पढ़ रहे हैं और अभी तो मेरी जॉब की स्टेबिलिटी नहीं हुई है और हमने बच्चा गलती से आ गया। गलती नहीं होती है और हम किसी जीव की हत्या नहीं करते। मैं जैन हूँ, अहिंसा परमो धर्म, तो मुझे लगता है हम तो चींटी भी नहीं मारते, तो अपने ही बच्चे को आप मारने की कैसे सोच सकते हो। लड़कियों को मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आपने सफाई करवाई, भले ही वो दवाइयों से हो रही है जो कि नियम के विरुद्ध, नियम का उल्लंघन करते हुए सारे मेडिकल स्टोर्स अपने दवाइयाँ सारी बेच रहे हैं, पर जब आपकी शादी होगी और आप अगर फैमिली प्लान खुद से करें और कोई गर्व से कहे कि मेरा कोई अबॉर्शन नहीं हुआ, मैंने अपने 2 बच्चे प्लान किए थे, दोनों की डिस्टेंस 2 इयर्स का था, दोनों के बीच में कम से कम, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। शादी कभी 20 साल से पहले लड़की को करनी नहीं चाहिए, और अगर 20 साल के बाद आप करते हैं, आपकी शिक्षा पूरी है, आपके परिवार ने या आपने चूज़ किया है, उसके बाद आप खुद ही 2 साल का अंतर रख के फैमिली और लड़के को समझें, लड़के लड़कियों को समझें, तो वो परिवार वो अच्छा रहेगा जहाँ समझ होगी। फिर आप अगला तीसरा प्राणी वहाँ पर लाएं, और फिर उसमें भी कभी सेक्स डिटर्मिनेशन कभी ना करें। उसमें भी आपके लिए घर में लक्ष्मी आती है या लड़का आता है, ये दोनों ही आपके लिए बहुत ही सौभाग्य वाली बात होनी चाहिए। पर आपको प्लान कैसे करना है और कितना करना है, उसके लिए मुझे लगता है शादी होने के 1 महीने पहले लड़की को स्पेशली अपने परिवार के संग एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है और उनसे सलाह लेनी है। ये लड़कों को भी बताना चाहिए कि मतलब जब हमारी सगाई हो रही हो, जब हमारी शादी हो रही है, तो उनको कभी ना कभी गायनेकोलॉजिस्ट से शादी के पहले सलाह लेनी है कि मुझे बेस्ट मेथड क्या होगा। कैफेटेरिया चॉइस होती है, बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। नए लोगों में उम्र के हिसाब से उनका ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल देखते हुए, उनकी फैमिली हिस्ट्री देखते हुए कि उनको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, हम लोग उनको बहुत सेफ़ तरीका बताते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आप लोगों ने सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे इस एज में, पर हमारे पास खूब लंबी लिस्ट है जिसमें से आपको क्या सूट करेगा हम बताएंगे। तो हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑन एवरी 11th जुलाई, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी ग्लोबल पॉपुलेशन 1987 में 5 बिलियन की हो चुकी थी। तो ये यूनाइटेड नेशन ने शुरू करा और हमको अवेयरनेस देता है। ये आज के दिन हम लोग जैसे आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे ना नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं पूरे देश में, और आईएमए और हमारी जो ग्वालियर OBGY सोसाइटी है, ये एक हिस्सा है फॉक्सी की। फॉक्सी हमारे पूरे देश में कई सारे लोगों को ट्रेन कर रहा है। अपने अपने शहर में सारे गायनेकोलॉजिस्ट आज प्रयासरत हैं कि हम आप तक इस सही उम्र तक यूथ को एम्पावर करें कि वो अपनी फैमिलीज प्लान करें और नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो
तो पॉपुलेशन बर्डन नहीं है जब तक कि वो अनहेल्दी नहीं है। इसमें हमने लिखा है पॉपुलेशन इज़ नॉट अ बर्डन, अनहेल्दी पॉपुलेशन इज़। हमारे घर में एक या दो भी प्राणी बीमार होते हैं, पूरा घर हिल जाता है, सब उनकी सेवा में लग जाते हैं। तो हम नहीं चाहते हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कभी बीमार पड़ें कि हमको उनको सेवा करना पड़े। हम अगर कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे, जो आप ध्यान से सुनेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी और आपकी मैडम को बता जाऊंगी, तो मैं प्राइजेस भी देना चाहूँगी। आप ध्यान से सुनेंगे, कुछ कुछ चीज़ें हम पूछेंगे आपसे। पॉपुलेशन हेल्थ माने पूरी एंटायर कम्युनिटी की हेल्थ अच्छी हो। हम एक परिवार की नहीं, पूरे नेशन की बात कर रहे हैं। हमको वहाँ पर डिजीज़ हटानी है, हेल्थ इनइक्वालिटीज़ हटानी है, एंड वी हैव टू हेल्प एवरीवन लिव लॉन्गर एंड हेल्थियर। तो पॉपुलेशन हेल्थ का मतलब है मेडिकल केयर, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, एनवायरनमेंट एंड पॉलिसीज़। तो देश हमारी क्या मेडिकल हेल्थ में आपको हेल्प करता है, क्या पॉलिसीज़ बनाता है, हमारा उसमें क्या रोल है, लाइफस्टाइल हमारा कैसा है, उस पर भी हम 2 मिनट बात करेंगे। एजुकेशन, अगर हम शिक्षित होंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें अच्छी अपनाएंगे, है ना। एनवायरनमेंट को हम गंदा नहीं करेंगे, साफ़ रखेंगे, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। मोर देन 65% ऑफ इंडियंस आर बिलो 35 ईयर्स। चाइना में अभी बात कर रही थी कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन नियंत्रित तो कर ली है, लेकिन उसमें उन्होंने जब बच्चे ही नहीं करे तो उनके पास यूथ नहीं है, युवा नहीं है, उनके पास वृद्ध वाली जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है। पर हमारे देश में 35 ईयर्स के नीचे वाले 65% हैं, यानी कि यूथ वाली जो ब्रिगेड है वो बहुत अच्छी है हमारे देश के पास। लार्जेस्ट वर्कफोर्स अपॉर्चुनिटी है हमारे वर्ल्ड में। टुडेज यूथ विल बिकम टुमारो इंडियाज़ टुमारो। फ्यूचर पेरेंट्स हैं हम लोग, सो वी विल रेज हेल्दियर फैमिलीज़। फ्यूचर पेरेंट्स के माध्यम की वजह से ही हमने बच्चों को बुलाना शुरू किया है, जो आगे चल के 5-10 वर्ष में फैमिलीज़ रेज करेंगे। इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ आप लोगों पे निर्भर करती है, और हेल्दी यूथ माने हेल्दी नेशन। अब हमको हेल्दी रहने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल से ये उपाय आपके सामने मैंने रखे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ जो बैठे हैं, बैलेंस्ड मील। बैलेंस्ड मील का मतलब क्या समझते हो? कोई भी एक बच्चा अपने शब्दों में कुछ भी बता सकते हो। बोल दो जो भी आप आपस में बोल रहे हो। हाँ बोलो, बोल दो। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा बोला इन्होंने। नंबर 1 पे प्रोटीन। अगर हम एक बैलेंस डाइट का चार्ट बनाएंगे तो कभी कभी आपने पिरामिड देखा होगा, सबसे ऊपर क्या है और सबसे नीचे क्या है। जो सबसे नीचे पिरामिड में, गूगल कर लेना इसको आप लोग, वो बहुत बेसिक हो जाएगा। तो उसमें नीचे जो हम लोग खा रहे हैं ज़्यादा, वो वाला प्लेटफॉर्म आता है। अभी तक हमारी डाइट का मेजर हिस्सा कार्बोहाइड्रेट है, पर अगर हम जिस दिन उसको प्रोटीन से, वेजिटेबल से, सैलेड से और पानी से, उस वाले सबसे बड़े ब्लॉक को बना लेंगे, वो हमारा बैलेंस मील होता जाएगा। उसमें जब हम ट्रायंगल बनाते हैं तो सबसे ऊपर छोटा सा हिस्सा रहता है फैट्स एंड ऑयल का। वापस लगा राहुल, देख उसमें कुछ लगा दो, आप चाहो तो नीचे रख दो। चलिए, तो अब जो है ना, प्रोटीन जो है कितना होना चाहिए, कितना बॉडी वेट है आपका, 50 अगर है तो 50 ग्राम्स, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, 50 ग्राम्स प्रोटीन डेली होना चाहिए। प्रोटीन किस तरह से आप खा सकते हैं? अगर वेजिटेरियन है तो फिर डेफिनेटली अंकुरित मूंग वगैरह करना सीखें, अंकुरित चने करना सीखें, है ना। दूध के प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ है, अगर आप और अच्छे वे में लेना चाहें तो जितने भी दूध के प्रोडक्ट हैं, घर में पनीर है, दही है। दूध की इंटॉलरेंस बहुत हो रही है, लैक्टोज इंटॉलरेंस आजकल बहुत कॉमन है, दूध से पेट का दर्द शुरू हो जाता है दूध पीते ही। तो आप लोग कर्ड पर जाइए, दही पर जाइए, पनीर पर जाइए, घर का बना हुआ। बाहर का पनीर तो छूइए ही मत कहीं पर भी, क्योंकि रेस्टोरेंट में जो आ रहा है वो रेस्टोरेंट वाले ही कहते हैं मैडम, हमारे जो पेशेंट्स हैं वो बता के जाते हैं आप यूज़ मत करो, बिकॉज वो शायद केमिकल वगैरह से और मिलावट से बन रहा है। तो अगर आपने घर में स्वच्छ दूध पाया तो आप उससे करिए, नहीं तो दालों पर आ जाइए। आपके मील्स में दाल दही जितना ज़्यादा होगा वो अच्छा रहेगा। फिर हमारे बैलेंस में आपके टमाटर हैं, उसमें लाइकोपीन बहुत सारा है, तो टमाटर जितनी आपकी थाली में कलर्स हो सकें,
उतने कलर्स थाली में आने दीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, खीरा है, टमाटर है, बैगन है, आप हर चीज़ मिक्स करिए और कलर्स लाइए अपनी थाली में, एंड दिस विल हेल्प यू। छिलके वाली दाल अगर होगी तो और अच्छी होगी। फाइबर होना डाइट में बहुत ज़रूरी है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता और कोलोन कैंसर से बचाता है। हर पॉइंट का, हर डाइट में हर चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमको 7 से 9 घंटे सोना है। बच्चे अगर यहाँ सो रहे हैं 7-8 घंटे तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम उन बच्चों से बात करें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हैं, वो अपनी नींद कम करते चले जा रहे हैं, पर क्या ब्रेन उतना आउटपुट देता है जब हमारी नींद कम हो जाती है? नहीं होता, और स्ट्रेस से ना और ज़्यादा गड़बड़ होती है। तो आप अगर नींद एक बार में अच्छी ले लें, उसके लिए क्या उपाय है स्टूडेंट्स बताएंगे कोई, कि नींद के लिए क्या करना है, क्या चीज़ दूर रखनी है हमको? मोबाइल दूसरे कमरे में रखना है। अपने कमरे में चार्जिंग भी मत लगाओ, रात के ऑफ करो नींद से 1 घंटे पहले और दूर रख दो उसको। आप उठ जाएंगे सुबह, अपना अलार्म लगा लीजिए। साधारण घड़ियाँ तो गायब होती जा रही है, मोबाइल से ही टाइम देख रहे हैं लोग आजकल, तो हमको वो ध्यान रखना है। एक्सरसाइज कितनी होनी है रोज़? 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज ज़रूरी है। आपकी एज ग्रुप में तो वो भाग दौड़ करके भी और गेम्स खेलकर बेस्ट होती है। हाइड्रेशन, 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। आपको स्टोन्स भी नहीं बनेंगे यूरिनरी, और आपकी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहेगी, तो आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखेगी। अवॉइड एडिक्शंस। स्मोकिंग यहाँ कितने बच्चे करते हैं? हाथ उठा सकते हो, डरने की बात नहीं है ना। अगर किसी भी प्रकार का एडिक्शन है, वो आपको थोड़े दिनों में कार्डियक डिजीज़ के पास लाएगा। बच्चे करें या टीचर्स करें, कोई भी करें या पेरेंट्स करें, आप उनको बताइए कि पैसिव स्मोकिंग भी नहीं चाहिए घर में। अगर कोई एक स्मोकिंग करता है, उसके आसपास मम्मी है या बहन है या जो लोग नहीं कर रहे हैं, फीमेल्स हमारी कम्युनिटी में मैंने नहीं देखा ज़्यादा करते हुए, तो मुझे लगता है कि अगर करती हों फीमेल्स, वो मूवीज़ में कर रही हैं हाई सोसाइटी, और वो ड्रामे में कर रही हैं और उनको कॉपी करते हैं, हाई स्टेटस है। स्टेटस इन चीज़ों से नहीं बनता, स्टेटस बनता है आप कितने हेल्दी हैं, आपको कोई, आप डिजीज़ फ्री हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है ना। मेरे जितना भी सर्कल है, डॉक्टर अंजू गुप्ता जानती हैं, उसमें हम लोगों की पार्टीज़ में कभी नॉनवेज नहीं होता, कभी ड्रिंक्स नहीं होती, और सिगरेट विगरेट तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। और ये कम से कम हम लोग 20 साल से इस तरह के क्लब्स चला रहे हैं। डॉक्टर होकर हमको मालूम है क्या हेल्दी लाइफस्टाइल है, वो हमारे घरों में नहीं है। लोगों को लगता है नहीं नहीं डॉक्टर बहुत फ्री की शराब मिलती है या फ्री की सिगरेट मिल रही है, कुछ नहीं छूते और ना छूना चाहिए, क्योंकि आपको कार्डियक डिजीज़ से दूर रहना है। रोज़ ही आप सुन रहे होंगे कम उम्र के लोग भी सडन डेथ हो जा रही है। उन्होंने डांस किया, लेडीज़ भी चली जा रही हैं डांस करते में, कभी बहुत यंग लड़की चली गई, कभी यंग कपल चला गया या कोई, तो इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कभी करा नहीं, अचानक से एक दिन उनका मन हुआ आज डांस कर लेते हैं। तो वो अनयूजुअल जब करता है कोई भी इंसान, तो हार्ट उसको अडेप्ट ही नहीं कर पाता। कोविड के बाद से बहुत सारी चीज़ें हार्ट में और लंग्स में लोगों के फाइब्रोसिस हो गई है, जिससे वो परेशानियाँ बहुत बढ़ गई हैं। सन 2020 के बाद से ये सडन डेथ्स बहुत बढ़ गई हैं। तो ये हमने अभी हाल ही बात करी है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स मतलब साबुत मूंग हुआ, साबुत अनाज हुआ, कई सारी चीज़ें अंकुरित होती हैं, सारी आपको हेल्प मिल जाएगी अगर आप पता करना चाहो न्यूट्रिशन के बारे में। मिल्क एंड डेयरी एंड प्रोटीन्स किसी भी फॉर्म में आप ढूंढेंगे। अगर जो नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज ले सकते हैं, और वेज लेते हैं तो वेज भी बहुत सारे विकल्प हैं। और हमको क्या लिमिट करना है, कम से कम क्या करना है? सबसे पहली चीज़ है रूटीन में हम लोग को शुगरी ड्रिंक्स बिल्कुल ज़ीरो कर देनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक तो रामदेव भी बहुत पहले बोल गए थे कि उससे तो टॉयलेट क्लीनर है, और आप वाकई में क्लीन करके देखोगे, वाकई में टॉयलेट क्लीन हो जाता है कोक से। तो हमको कोशिश करनी है कि हम कोल्ड ड्रिंक्स ना लें, कोई भी शुगर वाली ड्रिंक्स ना लें, सोडा वाली। जंक फूड यानी कि मैदा की बनी हुई चीज़ें, जो आजकल बच्चों को पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, मैदा तो बिल्कुल ना खाएं। इट इज़ नॉट गुड। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है वो, नूडल्स हुए, ये हुए, ये कोशिश करिए कि ना खाएं। धीरे धीरे कम कर लीजिए। ऐसा कर लीजिए कि महीने में 1 बार खाएंगे। चीट डेज जो बनाते हैं ना, वो हम अपना महीने में 1 बार कर सकते हैं। बाकी अपन संतुलित और अच्छा भोजन करें, वो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हमको फैट रिडक्शन करना है। हर आदमी को कितना ऑयल या फैट अलाउड है एक दिन में? कोई भी बता सकता है? ml में या चम्मच में? 5 ml बीडी, यानी दिन भर में 10 ml से ज़्यादा नहीं खाना है किसी को। तो वो छौंक में मम्मी डाल ही रही हैं, या जो भी खाना पकाता है वो छौंक लगा ही रहा है किसी ना किसी चीज़ का।
तो बस उतना छौंक में जो डला हो गया, तली हुई चीज़ें इतना अलाउड नहीं है। फैट जो है आपकी पूरी कंप्लीट डाइट का, अगर आपकी कैलोरीज हैं, मॉडरेट एक्सरसाइज आप करते हो तो आपके 2200 से ज़्यादा कैलोरी नहीं होनी है। कैलोरी के रीडर आजकल बहुत अच्छे हमको मिल गए हैं। आप कोई सा भी ऐप ले लोगे ना, जैसे रन कीपर है या कुछ भी है मोबाइल पे, हर मोबाइल में आपको सैमसंग में भी और हर में हेल्थ ऐप्स मिल गए हैं। वो आपकी डाइट कैलकुलेट करेंगे, आप अपना डालोगे हाइट, वेट, BMI कैलकुलेट करेंगे, आपका वो भी बता देंगे आपकी एक्टिविटी मॉडरेट है, सेडेंट्री हो, घर में कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा चलते ही नहीं हैं, तो इस एज वाले तो चल रहे हैं तो आप मॉडरेट में तो रहोगे। कोई बहुत अच्छा एथलीट है तो वो सीवियर अच्छे वाले ग्रुप में जाएगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू कैटेगरी बदलती है, और आपकी अगर 1800 से लेके 2200 की कैलोरी है तो आप वज़न ज़्यादा गेन नहीं करोगे, उतनी आप खर्च करने की कोशिश करो। जिस दिन हम अपनी कैलोरीज संतुलित कर लेते हैं अपनी एनर्जी एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग, उसी दिन हमारा वज़न जो है नियंत्रित होने लगता है। तो हमको सैचुरेटेड फैट्स तो बहुत ही कम खाने, घी, शुद्ध घी घर का जो निकलता है ना वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा डालडा वगैरह हम लोग बिल्कुल अलाउ नहीं करते, सैचुरेटेड फैट में आता है। पहले के ज़माने में बहुत खाते थे लोग, लेकिन अब आजकल जागरूक हैं और नहीं ले रहे हैं। अब हम आते हैं तेल पर, तो हम लोग फिर से कहते हैं कि अब रिफाइंड तेल सब लोग खा रहे हैं, उसको भी अगर कोशिश करके आप लोग कोल्ड प्रेस ऑयल ले लें। हर चीज़ का कोल्ड प्रेस ऑयल मिलने लगा है मार्केट में, थोड़ा सा महंगा है पर गो फॉर कोल्ड प्रेस। रिफाइंड पर भी मत जाओ, उसमें प्रिजर्वेटिव्स और जो भी प्रक्रिया है वो इतनी अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए। आप कोल्ड प्रेस वाला वर्ड डालने लगो। आजकल तो सब ब्लिंकिट करते हैं सारा सामान, तो ब्लिंकिट पर भी आपको कोल्ड प्रेस ऑयल मिल रहे हैं। और ज़्यादातर लोग सरसों का तेल खाते हैं। कितने लोग खाते हैं सरसों का तेल? ठीक है, एक बार गूगल करिएगा। यूके में और यूएस में सरसों का तेल भी आपका एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, इट इज़ नॉट यूज फॉर कुकिंग। पर हमारे दादी के और नानी के ज़माने में यूज़ होता था, और हम लोग ने बड़ी तेज़ी से उसको अपनाया कि हम रिफाइंड ऑयल छोड़ देते हैं और सरसों का तेल लेते हैं। तो फिर आप देखिए, अब आप सनफ्लावर ऑयल पे जाइए, ग्राउंडनट पे जाइए, बाकी ऑयल्स पे जाइए, सरसों का तेल एक्सटर्नल यूज़ के लिए रखिए, है ना। ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा और घर पे मम्मी को बताइए सारी चीज़ें। रिडक्शन ऑफ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल शुड बी डन। और जितनी भी फलियां हैं, हरी सब्जियां हैं, भाजियां हैं, सारी की सारी चीज़ें खूब सारी बढ़ाइए। फिज़िकल एक्टिविटी नियमित रखिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज, मैंने जो बोला, डांस के रूप में भी कर सकते हैं, और भाग दौड़ की तरह क्रिकेट बहुत अच्छा है, फुटबॉल बहुत अच्छा है, जो खेलना है खेलिए। बहुत सारे गेम्स आ गए हैं तो आप अपने कॉलेज में कर सकते हैं। तो इन सब से आपकी बोन्स बहुत हेल्दी होंगे। जो वॉकिंग बहुत अच्छी करते हैं उनकी बोन्स में उतना टर्नओवर होता है कैल्शियम वगैरह का, प्रोटीन जितना लेते हैं, मैट्रिक्स बहुत अच्छी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस सुना है आपने? ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन जो है छलनी की तरह हो जाती है कि बस ठोकर लगी और टूट गई। तो ये आफ्टर मेनोपॉज लेडीज़ में और जेंट्स में तो हमेशा ही, अगर उन्होंने प्रोटीन कम खाए, कैल्शियम और विटामिन D3 कम खाया, तो इन चीज़ों से उनकी बोन्स और एक्टिविटी भी कम रही, इन सब से ऑस्टियोपोरोसिस बहुत जल्दी होगी। और एक बार वृद्ध अवस्था में अगर किसी का फ्रैक्चर होता है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, हड्डियां हील नहीं होती, तो वो बहुत ख़राब समय होता है जब आपका पलंग पे समय निकलेगा। हमको क्या क्या चीज़ें रोज़ चेकअप करानी। कितने लोगों ने यहाँ ब्लड प्रेशर चेकअप कराया है यंग एज ग्रुप में? मैडम वगैरह ने तो ज़रूर कराए हैं। बच्चे बताएंगे? हाँ, ब्लड प्रेशर चेकअप बहुत ज़रूरी है, साल में एक बार करा लिया करो, है ना। हमारे हॉस्पिटल में भी कोई कराना चाहेगा तो हम फ्री कर देंगे। हमारे यहाँ स्टाफ को हम कह सकते हैं कि MLB के स्टूडेंट हैं और आप कर दीजिए, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं। क्योंकि एक बार साल में अपना ब्लड प्रेशर देखिए। सॉल्ट इंटेक आप अपना उस हिसाब से करिए। कितना सॉल्ट इंटेक एक दिन में अलाउड है? 5 ग्राम। 5 ग्राम बहुत जरा सी क्वांटिटी है, और आपके खाने में वो बहुत सारा दिन भर के खाने में चली जाती है बहुत आराम से। तो सॉल्टी चीज़ें नहीं लेनी है ना। साधारण खाने में 5 ग्राम वैसे ही चला गया। फिर हमारे ब्लड शुगर्स जो है ना, मॉनिटर करिए। एक बार फास्टिंग देखिए और खाना खाने के 2 घंटे बाद देखिए। और अगर हमको 3 महीने की देखनी है तो HbA1c देखना है, बहुत अच्छा लेवल है। क्योंकि हम जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं दिखाने, तो हम उस दिन रात में कोशिश करते हैं कि आज हम शुगर अप के लिए मीठा ना खाएं या हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना लें। तो मेरे पास जब आप आते हो और मैंने शुगर करी तो मुझे सही मिलती है मॉर्निंग में। तो इससे अच्छा तरीका क्या करा है हम लोगों ने, हम HbA1c करते हैं। थोड़ा सा महंगा टेस्ट है, पर उसमें मुझे पता लग जाता है कि कल रात आपने फास्टिंग भी करी है तो भी आपने 3 महीने में कैसा खाना खाया है और आपकी बॉडी का क्या रिस्पॉन्स था।
जो डायबिटिक होते हैं पेरेंट्स वगैरह, तो उनको ना बच्चों को ज़रा ध्यान देकर HbA1c कभी कभी करा लेना चाहिए। 3 महीने में नहीं तो साल में 2 बार करा लो, ठीक है। और रेगुलर फॉलोअप्स करो, वेट अपना चेकअप करते रहो कि बहुत तेज़ी से तो नहीं बढ़ रहा या बहुत तेज़ी से घट नहीं रहा, दोनों ही गड़बड़ है। लेडीज़ को मैमोग्राम कराना है आफ्टर 40, पैप्समियर टेस्ट कराने हैं, और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर किसी की ड्यूटी है घर में करने की। जिसको भी सीखना है वो अकेले में हमसे बात कर सकते हैं, हम लोग सिखा देंगे। आफ्टर पीरियड्स एवरी मंथ करना ज़रूरी है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। WHO बोलता है कि 150 to 300 मिनट्स पर वीक। अभी मैंने आपसे 30 मिनट्स बोला, तो हम लोग अगर 4-5 दिन भी हफ्ते में कर रहे हैं, संडे को हम नहीं करें तो भी काम चलेगा। सैटरडे संडे लोग ऑफ कर देते हैं कि हमको दूसरे प्रकार के काम है, हम नहीं करना चाहते एक्सरसाइज। और मसल स्ट्रेंथनिंग कितने लोग करते हैं यहाँ पर? रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कितने लोग करते हैं? उसको बोलते हैं वेट्स करते हैं ना, डंबल्स कर रहे हैं, पैर की कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, 2-3 लोगों ने हाथ उठाए हैं, 3 तो दिख गए। तो ये मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हर एज ग्रुप को करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़े उसको और ज़्यादा करना है, ठीक है। सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। बहुत कम बैठना है, ज़्यादातर हम लोग बैठे रहते हैं। हर 35 मिनट में थोड़ा सा वॉक कर लेना है, चल लेना है थोड़ा सा। ये टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी टीचिंग है या स्टाफ रूम है या कुछ है, तो हमारे पैरों में वीनस रिटर्न बढ़े, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम कार्डियक ना आए, तो हमको हर 35-40 मिनट में वॉक कर लेना है। ऑफिस वर्क में बच्चे जाएंगे, आगे चलकर नौकरी पकड़ेंगे, तो जब भी कंप्यूटर के काम होते हैं ना, तो बच्चे लंबी लंबी सिटिंग देते हैं। उन सिटिंग में गैप्स करिए। फ़ोन में, मोबाइल में अपने आप लोग वो रख सकते हैं अलार्म्स। आपको अलार्म्स आजकल ये बताते हैं, हेल्थ वाले अलार्म्स, कि आपको पानी पीना है और अब आपको खड़े हो जाना है। तो ये सारे अलार्म्स ना, जब भी हम फ़ोन को यूज़ करें तो हम यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए ना करें, उसको उन चीज़ों के लिए करें जो आपको आपकी स्वास्थ्य में मदद करें, है ना। हमारे क्या बेनिफिट्स रहेंगे एक्सरसाइज अगर अच्छी करी? स्टूडेंट्स, बेटर मेमोरी, बेटर इम्यूनिटी, हम बीमार नहीं पड़ेंगे और हमको चीज़ें जल्दी याद होंगी। अगर हमारा हीमोग्लोबिन 11 से ऊपर है लड़कियां और लड़के 12 से ऊपर है, WHO बोलता है 11 से नीचे सारे एनीमिक हैं, तो 11 ग्राम रखना बहुत ज़रूरी है। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपको जल्दी चीज़ें याद होंगी, आप जरा कम थकेंगे, कॉन्सेंट्रेशन बेटर होगा। ज़्यादा बैठेंगे तो ओबेसिटी बढ़ जाएगी, मोटे होने लगेंगे, डायबिटीज़ हो जाएगी, हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ेगा, बैक पेन होगा, डिप्रेशन होगा। इसलिए हमको हर 30-45 मिनट में खड़े होकर थोड़ा सा वॉक करना है। डिजिटल जो है, ये मोबाइल फ़ोन्स हैं या जो भी हैं, ये हमारी फ्रेंड है या एनिमी। अभी हमने बोला कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो आपको वो अलार्म सेट कर देता है, जो हम घड़ी नहीं देख रहे, हम बहुत व्यस्त हैं। अभी इतना व्यस्त नहीं हो आप लोग, लेकिन जब आगे चल के जॉब में जाओगे, लंबे लंबे काम मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, तब आपको कौन याद दिलाएगा कि पानी भी पी लो और खड़े भी हो जाओ। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं डिजिटल के, लर्निंग है, कम्युनिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हम गूगल करके पढ़ रहे हैं आजकल। लोग तो काम भी करवा रहे हैं। क्लॉड, पता ही है सबको, क्लॉड AI आ गया है। AI के माध्यम से बहुत सारे बच्चे और जॉब्स जो है ना, जॉब्स कंप्लीट करवा रहे हैं कि हमारा टास्क वो पूरा करेगा। नेगेटिव क्या है इसका? एडिक्शन है, कि हमें बार बार फ़ोन देखना है, बार बार व्हाट्सएप देखना है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ एडिक्शन। उसको हमें दूर रख के आदत बनानी है, दूर रख देना है। जब हम पढ़ रहे हैं ना, टास्क बना लो कि मैं 2 घंटे बाद ही उठाऊँगा, अपने बीच बीच में फालतू कामों के लिए नहीं कि व्हाट्सएप पे किसने क्या लिखा। दिस इज़ अ एडिक्शन। हमारी नींद ख़राब होगी अगर हमारे आसपास मोबाइल है, उस पर सारे नोटिफिकेशंस बंद करो, साउंड अलर्ट्स बंद करो, क्योंकि उससे फिर बार बार लगता है अब किसने क्या लिख दिया। किसी भी ग्रुप पे कुछ लिखेगा कोई, वो नोटिफिकेशन आएगा, साउंड अलर्ट आएगा, तो आपकी नींद में खलल होगी। एक प्योर नींद आपने 7-8 घंटे की ली ना, वो बहुत अच्छी होती है, फिर दिन भर के लिए यू आर वेरी अलर्ट। एंजाइटी भी बढ़ाता है मोबाइल, कि हमारी फेसबुक पे लाइक्स ही नहीं आ रही, मैंने फ़ोटो डाली, या हमने इंस्टा पे डाली, इंस्टा वाला ज़माना है ना, ज़ेनजी। तो हमको ये सारी चीज़ों की एंजाइटी होती है, ना हम देखेंगे दूसरों का, ना हम डालेंगे ज़्यादा। कुछ चीज़ें हम अवेयरनेस के लिए डालते हैं दूसरों के लिए, पर उसमें हम फिर जाके देखते नहीं कि कितनी लाइक्स मिल रही हैं, कितना क्या मिल रहा है। कर्म करना अपना काम है। रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन हो जाएगा अगर फ़ोन आसपास है। ये आप लोगों ने आजमाया होगा एग्ज़ाम में, जब भी हम इन चीज़ों में पढ़ते हैं तो बाधा तो पड़ती है पढ़ाई में। सिंपल रूल्स रखिए, नो फ़ोन टू बी यूज़ ड्यूरिंग मील्स। खाना खाएं मम्मी पापा के संग, भाई बहनों के संग बैठकर,
फ़ोन ऑफ करिए या दूर रखिए, जिससे आप कम से कम खाने के टाइम पर उनसे अपनी बात कर सकें। नो फ़ोन 1 आवर बिफोर स्लीप, सोने से 1 घंटे पहले तरंगे नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आउटडोर एक्टिविटी एवरी डे एंड स्क्रीन फ्री फैमिली टाइम। ऐसा नहीं कि टेलीविज़न देखने को ही फैमिली इकट्ठी हो रही है ना, टेलीविज़न बंद करके भी एक दूसरे के हाल पता कर लो। कई बार ये चीज़ें लोग मोबाइल पे एक दूसरे को भेजते हैं कि आपने अपने मम्मी पापा से कब से बात नहीं करी है, नॉर्मल निकलते आते जाते में बात कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, निकल गए घर से बाहर। तो ये वाला टाइम चाहिए, स्क्रीन फ्री फैमिली टाइम कनेक्ट करेगा आपको। स्ट्रेस इज़ नॉर्मल मेंटल हेल्थ में आजकल, तो फिर ना बताना सीखो, दोस्तों को बताओ, टीचर्स को बताओ, किसी को बताओ, पेरेंट्स को तो सबसे पहले बताओ, और नहीं तो फिर कोई भी साइकोलॉजिस्ट आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको पता ही है, सारे के सारे आजकल ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है हेल्प। तो ढंग के लोगों को चिन्हित कर लीजिए किससे आप बात कर सकते हैं, एंड आस्क फॉर हेल्प। क्यों भी कभी भी कमज़ोर क्षण में आदमी गलत निर्णय लेता है, सुसाइड बढ़ जाते हैं सोसाइटी में। इतने बच्चे कोटा में जा रहे हैं, कोटा में क्या गड़बड़ हो रहा है, वहाँ कोई हेल्प ही नहीं है बच्चों के पास, पेरेंट्स बहुत दूर हैं, और फिर वो जब वो अकेले पढ़ते हैं और उनको लगता है कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, पेरेंट्स ने इतना खर्च कर दिया, इतने पैसे लगा दिए हॉस्टल में, फीस में, और वो बच्चे ना गलत निर्णय ले लेते हैं। तो इससे अच्छा है कि पेरेंट्स से पूछ लो ना कि भाई पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, घर आ जाएं क्या, वो ज़्यादा अच्छा विकल्प है। पेरेंट्स नहीं बोलेंगे आप सुसाइड कर लीजिए, है ना, हमने तो बहुत पैसा लगा दिया, अब हम तुम्हें नहीं पालेंगे, कोई पेरेंट ऐसा नहीं बोलेगा। ये आप समझिए, मेरे तो बच्चे हैं, तीनों करियर में हैं, ऐसे क्षण आते हैं जब वो फेल होते हैं। फेलियर्स भी तो लेना सीखिए जीवन में, हर बच्चा हर वक्त सक्सीड नहीं करेगा, एक आध फेलियर तो कभी ना कभी छोटी छोटी चीज़ों में आता है। तो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, वो बहुत कम सुसाइड करते हैं, पता है आपको? आपने कभी सुना इस क्रिकेटर ने फांसी लगा ली? नहीं सुना, क्योंकि वो आज हारेंगे तो कल जीतेंगे। तो जो बच्चा ये समझ लेगा कि हम आज हारे हैं, फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। आपने अगर एक बार फेल हुए तो फिर से ट्राई करो। कितने लेख निकलते हैं यूनिकॉर्न वाले, यूनिकॉर्न पढ़ते हो ना, कि कौन सी कंपनीज अच्छी बन गई, स्टार्टअप्स थे और वो बहुत अच्छी बन गई। उनसे पूछो कितनी बार फेल हुए थे। कपिल शर्मा के शो पे भी लोग बताते हैं आकर कि हम इतनी बार फेल हुए, हम इतनी बार फेल हुए। कई लोग तो 18 बार फेल हुए। तो जब फेल होते हैं ना, तो कुछ फिर भी रोकते नहीं है काम अपना, हम और बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सोशल सर्कल रखिए, आपकी संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए अच्छे लोगों से, जो आपको हमेशा ये ना छुपाएं कि मैंने क्या पढ़ लिया, आपको ये बताएं कि आप और पढ़िए, ठीक है। वो दोस्त अच्छे होंगे जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करेंगे, एनकरेज करेंगे। और टीचर्स वही अच्छे हैं जो आपको डांटेंगे भी तो उनका आदर करिए, वो आपकी गलतियाँ बताएंगे तो आप सुधरेंगे, मोटिवेट होंगे कि मैं अगली बार गलती ना करूँ। वो ज़्यादा अच्छा है। गलती तो करते हैं, डांट खा लो, सुन लो, है ना, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेंगे। मेरे स्टाफ भी यहाँ पर हैं, सिस्टर नर्स हैं, उनसे पूछो कितनी डांट पड़ती है, पर वो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं कि वो मैं याद रखूँगी, वो चीज़ बोलकर 5 मिनट बाद भूल जाओ, है ना। टीचर्स भी भूल जाते हैं, वो कोई दुश्मनी नहीं कर रहे हैं बच्चों से, यदि वो कह देते हैं कि ये चीज़ आप ठीक कर लीजिए। तो हमको योगा और मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना है। इवन एट दिस एज अगर आप 20 मिनट भी निकाल लेंगे योगा के लिए या मेडिटेशन के लिए, मेंटल हेल्थ स्ट्रांग हो जाएगी। एडिक्शंस सारे प्रकार के हमने बोला हानिकारक हैं, ब्रेन, हार्ट और फर्टिलिटी के लिए और फ्यूचर करियर के लिए। हेल्थ के लिए अल्कोहल इज़ नेवर गुड। किसी भी प्रकार का नशा, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, तो सारे हेल्थ गड़बड़ करता है। लिवर टॉक्सिक होते हैं वो, हेपेटोटॉक्सिक, तो लिवर ख़राब कर देगा। आप नशे में तो रोड एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, घर पर भी वायलेंस या अपने दोस्तों के संग वायलेंस होता है, डिप्रेशन होता है। जब आप उसका नशा उतरता है ना, उस समय तो आप यूफोरिया में भी होते हैं। वो ड्रग्स जो है ना, गलत चीज़ों की वेलबींग देता है दिमाग में, पर जब आप नॉर्मल होते होंगे ना, तब लगेगा कि आपने समय भी नष्ट किया, पैसा भी नष्ट किया, ख़राब काम करा। ऐसा नहीं है कि नहीं पता लगता, पता लगता है, फिर डिप्रेशन होता है और आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस 100% ख़राब हो जाती है। तो WHO की डेफिनेशन क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की या हेल्थ की? फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। तो हेल्दी रिलेशनशिप्स रखिए, रिस्पेक्ट के साथ, कंसेंट के संग काम करिए।
कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखिए, फेयर एकदम। म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी परिवार में, उतनी ही लड़के की उतनी ही लड़की की। हेल्दी रिलेशनशिप्स इम्प्रूव इमोशनल वेलबींग। हम लड़कियों को ज़्यादा इसलिए बताना चाहते हैं कि पीरियड्स भी उनको आते हैं, प्रेगनेंसी के दर्द भी वो झेलते हैं, और फिर अबॉर्शन जब होता है ना, हस्बैंड ने बोला करा लो मतलब क्या, फैमिली प्लान करने का हक तो दोनों का था। फिर वो परेशानियां तो लड़कियों को होती है, ब्लड लॉस, पेन। मेरे यहाँ तो रोज ही दिन भर ऐसे ही पेशेंट्स आते हैं, तो मुझे बड़ी दया आती है जिनके हस्बैंड्स ने ये नहीं सोचा कि उनकी वाइफ भी क्यों सफ़र करे। तो ये मेथड्स अपनाइए, और आपकी ड्यूटी जब आपकी शादी पक्की हो, आप पहले से ही डॉक्टर से पूछ लीजिए कि हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा। यू कैन डिस्कस विद जेंट्स डॉक्टर, और टेक योर वाइफ या फियांसी, अपनी मंगेतर को ले जाके आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए, बिल्कुल सही सलाह मिलेगी। तो हमारा राइट है फॉर एक्यूरेट हेल्थ इंफॉर्मेशन, सेफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, और डिसाइड कब हमें बच्चे चाहिए और कब नहीं। फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस घर पर। हमारी वैक्सीन्स हैं, HPV वैक्सीन, ये आप लोग सुनते रहते हो कि लड़कियों के लिए हैं। कितनों को मालूम है लड़कों के लिए भी हैं ये? हाथ उठाओ लड़कों, किसको लगी है यहाँ पर? HPV वैक्सीन किसी लड़की ने ली है? अब ये हमारे नेशनल प्रोग्राम में आ गई है, बहुत महंगी है, तो अभी जस्ट इंट्रोड्यूस हुई है। अब गवर्नमेंट आयुष्मान तो दे रहा है, ये जिसमें स्कॉर्पियो में आते हैं लोग हमारे पास और फ्री में कराते हैं सारे ऑपरेशन। मैं बता रही हूँ सच। लेकिन ये वैक्सीन जो मिल जानी चाहिए थी जनता को, अभी तक नहीं मिल पाई है फ्रीली, पर अगर फ्री मिलती है, लड़के लड़कियां सबके लिए। शुरू में वो लड़कियों को दे रहे हैं, पर लड़कों को भी वो जेनेटल वॉर्ट्स और काफ़ी सारे कैंसर से, ओरोफेरेंजियल कैंसर से, काफ़ी सारे कैंसर से प्रोटेक्ट करेगी। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लगा लें, क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चों को लगवा ली है। तो लड़कियों को तो ज़रूरी लगाना है, पर लड़कों को भी बिफोर दे बिकम सेक्सुअली एक्टिव HPV वैक्सीन याद रखिए। और कैंसर स्क्रीनिंग हर तरह की कराइए। आप लोग हम लोगों से पूछ सकते हैं कि कौन से टेस्ट कराएं कि हम लोग कैंसर स्क्रीन कर लें फॉर आवर पेरेंट्स। यंग एज में थोड़े कम होते हैं, एज बढ़ती चली जाती है, कैंसर का संभावना किसी भी प्रकार का किसी भी बॉडी पार्ट में बढ़ती जाती है। अर्ली डिटेक्शन, जल्दी अगर पकड़ा, जल्दी स्टेज में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, और आपका 5 ईयर सर्वाइवल बहुत अच्छा रहता है। इम्पॉर्टेंट वैक्सीन्स जो आजकल नई हैं, बचपन में पोलियो, BCG और DPT ज़रूर लगता है। आजकल हेपेटाइटिस B भी पैदा होते ही लगा दी जाती है, पर अगर किसी ने मिस कराया तो लगाइए। और लड़कियां शादी होने से पहले प्लीज़ एक बार रिपीट करिए MMR वैक्सीन, रुबेला की वैक्सीन सारी लड़कियां शादी तय होते ही लगवा लें, क्योंकि फिर वो आपको अगले 20 ईयर्स के लिए बहुत अच्छी कवरेज देगा। उतने में आपका परिवार पूरा हो जाएगा, तो अबॉर्शंस वगैरह नहीं होंगे, मंदबुद्धि बच्चे पैदा नहीं होंगे। जैसे प्रेगनेंसी होती है तो हम लोग सबको कहते हैं फोलिक एसिड पहले से लीजिए, पर पेशेंट तो हमारे पास आता है जब 3 महीने का प्रेग्नेंट है, तब हम उसको 6 महीने की बैक कैसे जा सकते हैं। तो ये तो हमें सिर्फ एजुकेशन से बताना है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तब भी जाके मिलिए, फैमिली प्लान करते हैं तो मिलिए, प्रेगनेंसी प्लान करें तो भी मिलिए, मैरिज हो तो भी मिलिए। तो इन्फ्लुएंजा है, Tdap है, ये नई वैक्सीन्स है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है। पेरेंट्स को भी चाहिए हो, किसी को अस्थमा है, किसी को ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इन्फ्लुएंजा आजकल हर साल लगाने लगे हैं, तो आप लोगों की एज में भी लगा रहे हैं। कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है किसी वजह से, कोई दवाइयाँ चल रही हैं, उसको भी लगा रहे हैं। तो ये तो हमने वो चीज़ें लिखी हैं जो सब पढ़ ले रहे हैं कि हमको क्या क्या नहीं करना, मैंने बता ही दिया है। अब हम आते हैं कि हम लोग अपनी बेडशीट्स हर हफ्ते धो लें, तकिए का कवर हर तीसरे दिन धो लें, कीटाणु कम रहेंगे, है ना। और डीवर्मीफाई जरूर करें, सबको बता रखा है हम लोगों ने। फिंगर नेल्स बढ़ाने की लड़कियां शौकीन होती हैं, पर नेल्स के अंदर कीटाणु भी जाते हैं, डस्ट भी जाता है, वर्म एग्स भी जाते हैं, तो हमको बहुत लंबे नाखून नहीं रखने हैं, स्पेशली जिससे हम खाना खा रहे हैं या पका रहे हैं। लड़के भी आजकल खाना बनाना सीख ही रहे हैं सारे लोग, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। सो हेल्दी सिटीजन्स बिल्ड अ सस्टेनेबल नेशन। सस्टेनेबल मतलब है हम अपनी ही रिसोर्सेज से अपना देश चला सकें। वॉर चलने से ये समझ आ गया कि कई चीज़ें बाहर से बंद होती चली जा रही हैं, तो हम अपने नेशन में सारी चीज़ें खुद ही रखें, विकल्प हर चीज़ के रखें तो अच्छा रहेगा। तो टुडे वी ऑल हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज डेली, जो नहीं कर रहे हैं, हेल्दी फूड खाएं,
अच्छा सोएं 7-8 घंटे, वैक्सीन्स जो भी हो सके लगा लें। हम लोग पार्टी तो कर लेते हैं, मूवी दिखाते हैं, पीवीआर में जाते हैं, तो बेटा 500 रुपये से कम तो कुछ होता ही नहीं है। तो अगर वही पैसा जोड़ के हम वैक्सीन लगा लेंगे, कहते हैं 2000 की है, महंगी है, पर अगर 2000 की वैक्सीन लगा ली तो हमने 4 बार खाना बाहर का मिस कर लो या 4 मूवी मिस कर लो, तो ये चीज़ें हमारे लिए लाइफ लॉन्ग हैं और हमको बहुत सारी चीज़ों से बचाएंगी। तो आई थिंक वैक्सीन के लिए पैसा बचाना और लगाना शॉपिंग से ज़्यादा अच्छा रहेगा। गेट वैक्सीनेटेड, रिस्पेक्ट विमेन, अवॉइड एडिक्शन। आजकल विमेन क्या, मेन को भी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। आजकल जो हालात आ रहे हैं और जो हम पढ़ते जा रहे हैं वो भी बड़े गलत हो रहे हैं सोसाइटी में। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, बी इन्फॉर्म्ड। सो योर हेल्थ मैटर्स, योर चॉइसेस मैटर, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट, हेल्दी यूथ विल क्रिएट अ वेरी हेल्दी इंडिया। थैंक यू। कोई क्वेश्चंस हो तो बताइए।